ओके तो आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। लास्ट टॉपिक में हमने स्टेशनरी वेव ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर हम पार्टिकल्स और वेव्स के बीच में एक मेन डिफरेंस वो देखेंगे, वो ये है कि अगर आप किसी जगह पे दो पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं तो वो दो पार्टिकल्स हैं, राइट? ठीक है कि नहीं? हम मान लो क्लासिकल मैकेनिक्स में यही होता है कि दो पार्टिकल्स है, वो एक आ गया दूसरा आ गया, तो अगर आप स्पेस में देखेंगे कितने पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स। बट जब हम इसी तरह अगर हमारे पास दो वेव्स है, एक वेव है दूसरी वेव है, ऑलराइट, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आउटपुट जो है वो भी मिल जाएंगे दो वेव्स, ऑलराइट। आउटपुट कैन बी अ सिंगल वेव ऑफ हायर एम्पलीट्यूड और अ सिंगल वेव ऑफ लोअर एम्पलीट्यूड, डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। तो ये वेव जो है ये जब एक दूसरे के ऊपर ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस एडिंग ऑफ द वेव्स ऑन ईच अदर, इसको हम बोलते हैं क्या? दिस इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, ऑलराइट। तो इंटरफेरेंस जो होती है वो सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बोलेंगे वो क्या होता है, यहाँ हम ऐसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऑलराइट। इसमें क्या होता है, तो हम जनरल टॉपिक लिखेंगे पहले, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। उसके बाद ये लिखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऑलराइट। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है उसका स्टेटमेंट सिंपल क्या है कि अगर हम देखेंगे बहुत सारे वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पे इन अ मीडियम, वो सब क्या होगा? सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, ऑलराइट। सो द डिस्प्लेसमेंट of a particle at any time in a medium when a wave is traveling through it, when a wave is traveling through it, is the resultant of when a number of waves, लिखेंगे ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, when a number of waves are traveling through it is the resultant of the displacements due to the individual waves, displacement due to the individual waves acting separately, individual waves acting separately या passing through separately, alright। तो अगर हम देखेंगे किसी भी एक जगह पे हमारे पास एक वेव है y1 जो है ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड t, ऑलराइट। इसी तरह y2 जो है ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड t, इसी तरह हमारे पास yn जो है ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड t, ऑलराइट, डिफरेंट टाइम्स पे, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट इक्वेशन जो है वो बन जाएगी ऐसे, मान लो जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी yxt जो है दैट विल बी इक्वल टू y1xt प्लस y2xt अप टू कहाँ तक? ynxt, ऑलराइट। अगर हम इसको जरा तरीके से लिखेंगे ये बन जाएगा किसके बराबर? ynxt। तो मतलब क्या है कि जो अगर आप किसी पॉइंट पे मान लो एक वेव आ रही है, पार्टिकल्स है इस मीडियम में, एक वेव की वजह से पार्टिकल स्पेस ऐसे हो रहे, दूसरे की वजह से ऐसे, तीसरे की वजह से ऐसे, तो ये जो फाइनल पार्टिकल का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका रिजल्टेंट जो है वेक्टर के फॉर्म में आएगा, तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम फेज में चल रहे हो, ये अलग फेज में होंगे तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी अलग आ सकता है। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और जो वेव्स एक दूसरे के ऊपर ये ऐड हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ओके। वो इंटरफेरेंस बेसिकली आप 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, ऑलराइट, ऑप्टिक्स के चैप्टर में। फिलहाल हम देखेंगे कि जब ये सुपर इम्पोजिशन करने के बाद ये वेव्स इंटरफेरेंस करते हैं तो तब क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ टू वेव्स, ओके, तो हम देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ two traveling waves, all right, two traveling waves, okay। इंटरफेरेंस सिंपली हो गया क्या? एडिंग ऑफ द टू वेव्स, डिस्प्लेसमेंट ऐड होना दो वेव्स का, ओके। तो अगर हमारे पास कंसीडर करेंगे हमारे पास एक वेव है y1xt, वो किसके बराबर है? a
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने कल इक्वेशन देखी थी, एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ये होती है। और दूसरी वेव मान लो y2 xt। सिंपलिसिटी के लिए हमने ये कि ये इसका भी एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, मगर इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है, फेज एंगल का डिफरेंस है। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो ये दूसरी वेव है इसमें ऑलरेडी ये इट्स अहेड ऑफ दिस, तो हम इसको लिखेंगे, कुछ एंगल इनिशियल ऐड करेंगे, दैट इज इनिशियल फेज एंगल, दैट इज फाई। तो फाई जो है ये क्या है, फेज डिफरेंस है यहाँ पे, फेज डिफरेंस। ऑलराइट, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगी, लेट y ऑफ xt जो है ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। तो हमारे पास ये y xt जो है ये, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कि हमारे पास जो ये रिजल्टेंट वेव होगी दैट विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द टू वेव्स, ऑलराइट, दैट इज y2 xt के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास y ऑफ xt जो है ये किसके बराबर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई के बराबर, राइट। इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास a कॉमन आएगा, ये बनेगा साइन ऑफ, ये मान लो ये है हमारे पास a या c प्लस साइन ऑफ, ये मान लो ये है हमारे पास d वैल्यू। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, तो यूजिंग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। दिस इज नॉट साइन a प्लस b, साइन a प्लस b सिंपली आएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b, बट दिस इज साइन a माई प्लस साइन b। तो वो किसके बराबर आती है फॉर्मूला, दैट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर। ये पूरा वैल्यू मान लो ये हमारे पास c के बराबर है, ये पूरा वैल्यू मान लो d के बराबर है। तो y ऑफ xt जो है ये हमारे पास आएगा a बाहर, ओके, ये आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d, दिस प्लस दिस, दैट इज अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे ये किसके बराबर बनेगा, इट विल बी 2 टाइम्स ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई एक ही बार आएगा डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एडिशन। ये टर्म 2 बार है तो 2 टाइम्स मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, इनटू cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ऑलराइट। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होके बचेंगे। ये ऐसे मान लो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा ये, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये के एक्स ओमेगा टी विल बी कैंसिल, तो इट इज 2a, ओके, दिस इज साइन ऑफ, इसको अलग अलग लिख लो, इसके साथ अलग डिवाइड, इसके साथ अलग डिवाइड, तो ये बनेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, 2 कैंसिल, प्लस फाइव के साथ नहीं था तो फाइव का आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गया ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव आ गई y ऑफ एक्स टी, ऑलराइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव आ गई ये किसके बराबर है, इट इज 2a cos ऑफ 5/2, ऑलराइट, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5/2, सॉरी दिस इज माइनस के एक्स, ओके। ये cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा के बराबर होता है ये, बिकॉज cos जो है, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, एक इवन फंक्शन है, ओके, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास जो फाइनल वेव आ गई है उसकी इक्वेशन कैसी है वो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, दैट इज y फंक्शन जो है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज 2 टाइम्स a इंटू कॉस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/, तो इंटरफेरेंस के बाद इन दोनों में क्या इनिशियल फेज डिफरेंस जो फाइनल वेव का आता है वो आता है 5/2,
2। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, मान लो ये जो है ये हमारे पास, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी टर्म से, ऑलराइट। मान लो ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिखेंगे yxt जो है दैट इज a5, क्योंकि ये फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। ये बेसिकली कॉन्स्टेंट अभी भी है। तो अगर आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे इंडिविजुअल इक्वेशंस के साथ, तो ये भी एक ट्रैवलिंग वेव ही है, सम कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। ऑब्वियसली आ गया बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से इतना फेज डिफरेंस आ गया है, ओके। तो अब ये a फाई का वैल्यू जो है ये हम देखेंगे यहाँ पे, जो a फाई का वैल्यू है दैट इज 2a cos ऑफ 5/2। ये हमें बताएगा कि ये इंटरफेरेंस जो है ये क्या किस तरीके की होती है। इसके बेस्ड हम बताते हैं कि किस किस टाइप के इंटरफेरेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा हो सकता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, दो वेव्स ऐड होकर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू मैक्सिमम, cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम, मतलब फाई के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये वेव जो है ये एक दूसरे के ऊपर ऐड होके एक बड़ी वेव बनाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर ऐड होके खत्म करेंगे दोनों वेव्स को। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, ए थीटा फाई जो है शुड बी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए इसका। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, तो दैट इज 2a cos फाई, दैट इज cos ऑफ 5/2 जो है ये होना चाहिए मैक्सिमम। cos 5/2, cos का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, cos का वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब फेज एंगल का वैल्यू जो है 0 डिग्री होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि cos 0 1 मैक्सिमम तभी आता है, ओके। तो विच इम्पलाइज फाई अपॉन 2 का वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री, विच इम्पलाइज फाई का वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री या 0 राइट्स ले लो, राइट। तो 0 डिग्री का डिफरेंस है, खाली एक ही वैल्यू नहीं आएगा, बहुत सारे वैल्यू आएंगे, हम एक वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। तो जब ये फाई का वैल्यू इसके बराबर होगा तो a फाई का वैल्यू जो है वो आएगा 2 टाइम्स a के बराबर। तो देयरफॉर रिजल्टेंट वेव जो है वो होगी किसके बराबर, 2a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। यहाँ पे देखो डबल हो गया है इसका एम्पलीट्यूड, ऑलराइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम देखेंगे, दो वेव्स है, एक वेव ऐसे जा रही है, ऑलराइट, थोड़ा सा ये एक साइड ज्यादा बन गया बड़ा, एक साइड कम, ओके। ये मान लो ये हमारे पास एक वेव है, ओके, दूसरी वेव जो है वो भी आ रही है, सेम फेज, 0 फेज डिफरेंस का मतलब जहां से वो स्टार्ट कर रही है उसी पैटर्न से वो भी ट्रेवल कर रही है। ये दो वेव्स है, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐड हो जाएंगे तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब मैग्नीफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगी, ये हमारे पास y1xt होगी, ये हमारे पास y2xt होगी। ऑब्वियसली मैंने इस डायग्राम में जो है फिगर में डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स दिए हैं और यहाँ पे हमने सेम एम्पलीट्यूड कंसीडर कर रखे हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, सेम के लिए तो सेम लाइन बनानी पड़ती है, ओके। तो इस तरह से ये वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके नई वेव जो है वो होगी दिस एम्पलीट्यूड वाली, डबल एम्पलीट्यूड वाली, ऑलराइट। और इसी तरह हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब क्या होगा, अगर हम इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, a फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो a फाई का वैल्यू मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज cos ऑफ 5/2 का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। cos 5/2 का वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए, 0, ताकि ये खत्म करे एक दूसरे वेव को। तो विच इम्प्लाइज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, मिनिमम होना चाहिए तो cos ऑफ 5/2 का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए, ओके। cos फाई का वैल्यू 0 कब होता है, जब हमारे पास एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, ऑलराइट, 90 डिग्री होता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे फाई का वैल्यू देखेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, तो फाई का वैल्यू जो है वो आएगा पाई के बराबर। तो जब ये पाई के बराबर होगा उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, a फाई का वैल्यू 0 होगा
और डिस्प्लेसमेंट जो होगा रिजल्टेंट वेव का वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब अगर एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमा की तरफ जा रही है, दूसरी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में मिनिमा की तरफ जा रही है। ये मान लो, ये ऐसे समझ लो कि ये एक वेव है हमारे पास, ऐसे जा रही है, ऑलराइट। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लाइक पॉजिटिव मैक्सिमा की तरफ जा रही है, 180 डिग्री का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये दूसरी वेव जो है ये हमारे पास ऐसी है, ऑलराइट। ये है हमारे पास मान लो y1 xt, ओके, ये दूसरी है दैट इज y2 xt। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, और नेट डिस्प्लेसमेंट भी जो है हमारे पास, मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो क्या करेंगे, मैं अभी थोड़ा सा वैल्यू दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, बट इस केस में हमारे पास है 0 आ गया, तो ये जो है ये लाइन मान लो, फिर ये बन जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट वेव। ये दोनों वेव्स एक दूसरे को खा जाते हैं, खत्म करते हैं, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है, ऑलराइट। तो जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, अगर मान लो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे एक स्ट्रिंग में, ओके, मान लो स्ट्रिंग एक वेव ली हमने, तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करके मगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ होंगे या सेम एम्पलीट्यूड के साथ होंगे, तब वो बनाते हैं, जन्म देते हैं एक नई वेव को, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टेशनरी वेव। उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से ही होता है क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। चाहे कोई भी वेव क्यों ना हो, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, तो उनमें इंटरफेरेंस जो है वो ऐसे हो जाता है, ऑलराइट। तो दैट इज इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है, इसी के साथ हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ऑलराइट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, अगर हम क्या बात करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं कैसे होते हैं। पहला पार्ट हम देखेंगे फ्रॉम अ रिज्ड सपोर्ट, फ्रॉम अ रिज्ड एंड फिक्स, यहाँ फिक्स सपोर्ट बात करेंगे, फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। हमने क्या कर लिया है, हमने एक फिक्स सपोर्ट रखा हुआ है। फिक्स सपोर्ट मतलब वो मूवेबल नहीं है, वो अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे वो इमूवेबल है, ओके। इसके साथ हमने एक रस्सी बांधी है, एक स्ट्रिंग बांधी है। अब इस स्ट्रिंग में हम जर्क देंगे ऐसे, उससे क्या होगा, इसमें एक वेव जनरेट हो जाएगी, ऑलराइट। कैसे, मैं एक पल्स दिखाऊंगा इसमें, ठीक है कि नहीं, ऐसे ट्रेवल करेगी ये वेव आगे की तरफ, ऑलराइट। अब होगा क्या, जैसे ये वेव आगे जाती है, तो अब फिक्स सपोर्ट के ऊपर ये इस वाले पॉइंट के ऊपर, मान इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर लो, इस वाले पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑलराइट। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो क्या हो जाएगा, होगा ये कि अब ये पॉइंट तो इमूवेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगी, इन अपोजिट डायरेक्शन लगाएगी, तो ये इसके ऊपर इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन लाएगी, तो ये इसको ड्रैग करेगी नीचे की तरफ। तो अगर ये वेव ऐसे गई है, तो जब ये वापस आ जाएगी, ये वेव मान लो यहाँ से क्रस्ट गया है, वहां से क्रस्ट वापस नहीं आएगा, वहां से वापस क्या आएगा, एक ट्रफ, बिकॉज वो पॉइंट इमूवेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। अगर वो मूव नहीं कर रहा है मतलब उसके ऊपर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, अगर ये पॉइंट है इमूवेबल, इमूवेबल है, तो इसके ऊपर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये कब आता है, तभी आता है जब फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा, 180। अभी हमने देख लिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो जब भी एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग रिफ्लेक्ट हो रही है, या कोई भी साउंड वेव वगैरह आगे आप देखेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट होती है फिक्स्ड एंड से। फिक्स्ड एंड से क्या होता है, तो इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ, इट सफर्स a phase change of 180 डिग्री या पाई रेडियंस, ऑलराइट। पाई रेडियंस का फेज चेंज हो जाता है जब भी एक वेव स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, ओके। दूसरा ये हो सकता है हमारे पास कि फ्रॉम अ मूवेबल सपोर्ट, मूवेबल सपोर्ट, ऑलराइट। फ्री एंड, फ्री एंड की अगर हम बात करेंगे, फ्री एंड है हमारे पास, तो फ्री एंड से ये रिफ्लेक्टेड कैसे होगी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ ओपन बाउंड्री, यहाँ ओपन बाउंड्री भी बात कर सकते हो आप, ऑलराइट। इसको आप ओपन बाउंड्री बोल सकते हो, और ऊपर वाले को हम रिज्ड बाउंड्री बोलते हैं या फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मान लो ये हमने दागा रखा है, इसको एक हमने एक स्ट्रिंग रखी है साथ में, तो ये वेव गई है ऐसे,
ऑलराइट, ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। जैसे ही ये वेव इसके पास पहुंच जाती है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब ये पॉइंट तो मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। जब इसको फोर्स मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ऑलराइट। तो अब जब ये ऊपर जा रहा है तो जब ये वेव वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ये ऊपर ही होगा। अब ये पॉइंट वापस नीचे आएगा तो इसके ऊपर ये हम्प जैसा जो है वो मेंटेन रहेगा, ये क्रस्ट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो क्या होगा, जब ये वेव वापस आ जाएगी तो ये वेव जो है वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इसका क्रस्ट गया, क्रस्ट ही वापस आएगा, बिकॉज इट्स लाइक दिस। अब ये पॉइंट ऊपर गया है, ओके। तब तक वेव जब वापस आ जाएगी तो जब ये पॉइंट ड्रॉप करेगा तो इसके ऊपर ऐसा समझ लो कि ये हम्प मेंटेन रहता है। तो जब ये रिटर्न करती है वापस, इसका क्रस्ट गया, क्रस्ट ही वापस आया, तो फेज चेंज कितना हो गया, 0, ऑलराइट। तो इस केस में क्या होता है, फेज चेंज जो है वो कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी क्या होती है, जब भी एक वेव फ्री एंड से यहाँ ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वहां पे कोई भी फेज चेंज जो है नहीं होता है इस वेव में, ऑलराइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होती है फ्रॉम दिस, क्या कहते हैं इसको, फ्रॉम ओपन एंड एंड फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, इस रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, अगर हम देखेंगे फिक्स्ड एंड में, मान लो y जो है xp, ये है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये है हमारे पास इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव है, ऑलराइट। फिक्स सपोर्ट से जो रिफ्लेक्टेड वेव है YRF लिखेंगे, फिक्स सपोर्ट, ओके। उसकी वेव जो होगी दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी। पहले ये चीज अंडरस्टैंड करना, ओमेगा टी। अब ये वहां से अगर ये हमने ली है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएगी, तो उसका वैल्यू होता है प्लस के एक्स। और फेज में कितना डिफरेंस आता है फ्रॉम फिक्स सपोर्ट, 180 डिग्री का। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो हमारे पास आएगी फ्रॉम फिक्स्ड एंड, वो किसके बराबर होगी, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, ऑलराइट। इसी तरह अगर हम देखेंगे ओपन बाउंड्री में, ओपन बाउंड्री में मान लो y रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओपन बाउंड्री, इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, a साइन ऑफ अगेन ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा। प्लस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और फेज चेंज कितना आता है इसमें, 0 का, तो ये इसी के बराबर रहेगा। तो ये बनेगा किसके बराबर, a साइन ओमेगा टी प्लस, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम एन ओपन बाउंड्री, इक्वेशन ऑफ अ वेव फ्रॉम क्लोज बाउंड्री, और जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बाउंड्री या रिजिड सपोर्ट, ऑलराइट। तो ये है हमारे पास इनके इक्वेशंस, ओके। और सिंपल प्रोग्रेसिव वेव भी हमने पढ़ लिया है, ओके। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन भी हमने ड्राइव कर ली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स में हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस आते हैं, नोड्स, एंटी नोड्स, और वहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएंगे, किस पोजीशन पे आ जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।